ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के उस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं है। ये किसने कहा है? शेख जादी ने कहा है। बढ़ता सेवा क्षेत्र, घटती रोजगार गुणवत्ता। और आजकल खूब बेरोजगारी की बातें हो ही रही हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, और जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनस्पति और वन उत्पाद और खनन। दूसरा क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है, और इसमें विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन जैसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है। इसमें व्यापार और वाणिज्य, साजो सामान, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बीमा, पर्यटन तथा आतिथ्य से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों का एक दूसरे से गहरा संबंध है और ये मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। रोजगार की दृष्टि से भी ये तीनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इकोनॉमी की किताबें एनसीईआरटी की जरूर पढ़ा करिएगा, और उसमें ये सब आप लोगों को देखने को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखिए, भारत की सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें पर्याप्त रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन इनमें गुणवत्ता वाले रोजगार की कमी बनी हुई है। सेवा क्षेत्र में लगभग 18.8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, जो कुल कार्यबल का लगभग 30% है। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़कर 29.7% हो गया है, जो वर्ष 2011-12 में 26.9% था। इस दौरान लगभग 4 करोड़ नौकरियां जुड़ी, जो वैश्विक औसत 50% से काफी कम है। और इससे संकेत मिलता है कि भारतीय कृषि और सेवा क्षेत्र की बढ़त अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में धीमी रही। जाहिर है कि सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के पंजीकरण और औपचारिक सेवाओं के विस्तार पर जोर देना होगा। नीति आयोग की बात करें तो 2015 में आया था, योजना आयोग को पीति स्थापित करके। भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र मानते हुए इसे बढ़ावा देने वास्ते कई महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत नए उद्यमों को करों में छूट और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान किया गया है, जो कंपनियां नवाचार और सेवा आधारित कार्यों को प्रोत्साहन देती हैं, और उनको कई राहत और प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की हैं। मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत विनिर्माण के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य जैसे सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सेवा क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने की योजनाएं बनाई गई हैं, और साथ ही पर्यटन स्थलों का विकास और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। होटल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोशिश जारी है। आईटी, बीपीओ क्षेत्र को प्रोत्साहन, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को कर रियायतों और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के भी उपाय किए हैं। क्या किए हैं? उपाय किए हैं। और आप देखते हैं कि हकीकत यह है कि सरकारी प्रोत्साहनों और प्रयासों के बावजूद सेवा क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां और सेवाएं अभी भी कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे व्यापार और परिवहन में केंद्रित हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक सेवाएं अधिक मूल्य सृजन तो करती हैं, लेकिन इनमें रोजगार की अवसर सीमित हैं। नीति आयोग के अनुसार सेवा क्षेत्र अब भारत की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बन गया है। हालांकि ग्रामीण और शहरी असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। गुणवत्ता वाला रोजगार वह होता है जिसमें काम के बदले पर्याप्त आय मिले, जो जीवन यापन की जरूरतों को पूरा करे, यह समय पर भी मिले, शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित कार्यस्थल हो, जो स्वास्थ्य जोखिम एवं भेदभाव जैसे उत्पीड़न तथा असुरक्षित कार्य से मुक्त हो, चिकित्सा बीमा, पेंशन, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ
और वेतन सहित छुट्टियां जैसी सुविधाएं मिले, व्यक्ति के कौशल विकास, प्रशिक्षण, पदोन्नति और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। यदि हम इन मापदंडों के आधार पर सेवा क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि अधिकांश सेवा क्षेत्र उपक्रमों में इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता। सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि से अधिकांश सेवा क्षेत्र उपक्रमों में असमानता और गुणवत्ता की शर्तें लागू नहीं होती और इसमें अधिकांश रोजगार अनौपचारिक और कम वेतन वाले हैं। सेवा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी कम है। सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए व्यवहारिक कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना जरूरी है। इस क्षेत्र की जो गतिविधियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने और कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना जरूरी है। महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कौशल विकास और डिजिटल माध्यमों की पहुंच बढ़ाना भी आवश्यक है और इसमें निवेश और नवाचार भी बढ़ाने की जरूरत है और इसमें कार्यरत श्रम बल के रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि से कई उपाय किए जा सकते हैं और जिनमें स्वयं स्वनियोजित व्यक्ति और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए औपचारिक रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल तथा डिजिटल पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। शहरों में सेवा केंद्रों के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाना भी जरूरी है। इससे रोजगार में गुणवत्ता बनी रह सकती है। रोजगार गुणवत्ता की दृष्टि से डिजिटल अवसंरचना, नवाचार, वित्त और कौशल को प्राथमिकता, स्थानीय स्थितियों के आधार पर राज्य स्तरीय सेवा रणनीति विकसित करना, संस्थागत क्षमता में सुधार और सेवाओं को औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र के साथ संतुलित करना एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय सेवा समूहों का विस्तार जैसे उपाय भी किए जा सकते हैं। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से जहां एक तरफ सरकारी उपाय जरूरी है, वहीं इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने एवं प्रशिक्षण संस्थानों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता में सुधार करना जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए जो युवा सेवा क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें भी कुछ प्रयास करने होंगे। वे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण लेना चाहिए। व्यवसायिक अनुभव के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सामूहिक भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डिजिटल विपणन क्षमता को भी विकसित करने की जरूरत है। कौशल विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से जिस क्षेत्र में युवा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक अनुभव लेने का प्रयास करना चाहिए। दो मत नहीं कि सामूहिक प्रयासों से ही सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। सपने और संघर्ष। जिंदगी में हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहने की आदत में बंधे रहते हैं। यह चाहत ही शायद हमें इंसान बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी ये इच्छाएं छोटी होती हैं, जैसे किसी अपने की मुस्कान, किसी की परीक्षा में सफलता या एक सुकून भरी शाम, और कभी बहुत बड़ी जैसे एक बेहतर भविष्य, पहचान, सम्मान और अपने सपनों की उड़ान। मगर हर इच्छा, हर ख्वाब हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हम अपनी आंखों में ख्वाब सजोते हैं तो वह ख्वाब हमें इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया खोजने की प्रेरणा देते हैं और इन्हीं ख्वाबों के सहारे हम अपने जीवन के भविष्य के महल मन ही मन बना लेते हैं। मानो हर मंजिल हमारी मुट्ठी में हो। उस समय हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर यह सोचा कि इन ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता उतना आसान नहीं होता जितना हमें शुरुआत में लगता है। शुरुआत में हर ख्वाब हमें अपना सा लगता है और वे ख्वाब हमारे मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हमारी ही दुनिया हो। हर मंजिल हमसे बस कुछ कदमों की दूरी पर दिखाई देती है। हम ख्वाबों के रंगीन संसार में खो जाते हैं जहां सब कुछ सुंदर होता है, सरल होता है। हम यह मान लेते हैं कि मेहनत करेंगे तो सब मिल जाएगा, कि हर बाधा को हम आसानी से पार कर लेंगे। उस समय हमारे भीतर आत्मविश्वास होता है, जोश होता है और भविष्य के प्रति एक अटूट विश्वास होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम हकीकत का सामना करने लगते हैं। हकीकत की ठोकरें हमें हमारे ख्वाबों की असली कीमत समझाने लगती हैं और जिन रास्तों पर हमने फूलों की कल्पना की थी
उन्हीं रास्तों पर कांटे उग जा आते हैं। असफलताएं हमें घेर लेती हैं और हमारी उम्मीदें धीरे धीरे फीके पड़ने लगती हैं। ऐसा आमतौर पर होता है जब कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कीमत समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमसे विनम्र और सद्भावपूर्ण व्यवहार करता है, हम अपनी बात रखने या फिर अपनी पसंद से आचरण करने की जगह मिलने पर कोई आपत्ति नहीं करता, तो हम वैसे व्यक्ति को हल्का मानकर उसकी अनदेखी करते हैं या उसे कम करके आंकते हैं। मगर यही जब हमारे व्यक्तित्व में घुल जाता है तब हम ऐसे व्यवहार की आदी हो जाते हैं और हमारे भीतर एक विचित्र अहं अपने पांव पसारने लगता है। हमें इसका भान तब होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसकी कद्र करते हैं और हमें कोई महत्व नहीं देता। दरअसल बात यहाँ यह है कि हमें दूसरों के प्रति ही वैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए जो हमें अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, यह बिना किसी से पूछे हमें आगे धकेलता रहता है। इस रफ्तार में हम अक्सर अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगने लगता है कि दुनिया के साथ चलने के लिए हमें अपने सपनों को से समझौता करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोझ हमारे कंधों पर इतना बढ़ जाता है कि हम खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। परिवार, समाज, परिस्थितियों की अपेक्षाएं हमें जकड़ लेती हैं। धीरे धीरे हम अपने भीतर के उससे इंसान से दूर हो जाते हैं जो कभी बड़े सपने देखा करता था। वक्त की इस अंधी दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि एक समय था जब हमारे ख्वाब हमारे जीने के का कारण हुआ करते थे। फिर किसी एक शाम जब हम अकेले होते हैं और जिंदगी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती है, तब अचानक हमारे भीतर कहीं कोई आवाज़ गूंजने लगती है और यह आवाज़ हमारे उन्हीं ख्वाबों की होती है जो कभी हमारी आंखों में चमक बनकर बसे थे। जब कोई ठंडी हवा चेहरे को छूती है और हम अपनी जिंदगी के बीते वर्षों को याद करते हैं तो दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या हुआ उन ख्वाबों का जो कभी तुम्हारी आंखों में उम्मीदों की तरह चमकते थे। यह सवाल हमें बेचैन कर देता है। हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने ख्वाबों को रास्ते में ही छोड़ दिया है। जिंदगी की दौड़ में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। हम अपने शौक, अपनी मासूम इच्छाएं और कभी कभी अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते हम खुद की अपेक्षाओं को दबा देते हैं। लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हम खुद को पूरी तरह से बदल ना दें और कभी इतना ना बदल जाएं कि हम अपने असली ख्वाबों को ही भूल जाएं, क्योंकि यही ख्वाब थे जिन्होंने हमें एक दिशा दी थी और जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और अगर हम अपने ख्वाबों को बढ़ने देंगे तो हम धीरे धीरे अपनी असल पहचान भी खो देंगे। और सपने हमें जीने की वजह देते हैं, वे हमें हर गिरावट के बाद उठने की ताकत प्रदान करते हैं। यह सच है कि ख्वाबों की राह आसान नहीं होती है। इस राह में असफलताएं आती हैं, निराशा मिलती है और कई बार खुद पर भी शक होने लगता है। मगर इन्हीं मुश्किलों से गुजर कर सपने साकार होते हैं। संघर्ष के बिना कोई भी सपना सच नहीं होता। जरूरी यह नहीं कि हम हर ख्वाब पूरा कर लें, जरूरी यह भी कि हम उन्हें जिंदा रखें। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। चुनौतियों का दायरा। दुनिया भर में युद्ध सैन्य मोर्चों पर लड़े जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंच में आम लोग झुलसते हैं। ईरान पर इजराइल अमेरिका के साझा हमले के बाद इस युद्ध का दायरा जिस स्वरूप में फैला, उसका असर अब आशंका के अनुरूप सामने आना शुरू हो चुका है। और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये भारत है और ये रूस देखने को मिला है, यूक्रेन है, ये है आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये है ईरान और तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, यहाँ हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये है आप देखेंगे, इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल। ये आप देखिए पड़ोसियों में देखिए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्की और ये आप देखते हैं इराक है। तो समस्या यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश आमतौर पर हर समय इतनी पूर्व सावधानी नहीं बरतते कि युद्ध से उपजी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपायों को लेकर अपनी ओर से अगले कई महीनों के लिए पूरी तैयारी रखें। कई बार अचानक पैदा होने वाले हालात में पहले आपूर्ति का मोर्चा बाधित होता है और उसके बाद आम लोगों के जीवन बसर के लिए अनिवार्य चीज़ों की कमी शुरू हो जाती है। फिर उसका असर बाहर भी दिखने लगता है और जिसमें लोगों के बीच रोजगार की जरूरतों को पूरा करने की समस्या को लेकर चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमले के 10 दिन बाद कई देशों में लगभग यही स्थिति बन रही है और जहां
तक भारत का सवाल है, तो जब से ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते को रोका, तब से तेल टैंकरों की आवाजाही और गैस की आपूर्ति भी व्यापक रूप से बाधित हुई है। इसके अलावा ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर जिस तरह खाड़ी के कई देशों के तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, उसके बाद कच्चे तेल का संकट ज्यादा गहरा गया है। हालांकि हॉर्मुज मार्ग पर ईरान के रोक के बाद यह साफ हो गया है कि अगर यह युद्ध थोड़ा लंबा खिंचा तो दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे और तेल और गैस के अभाव की वजह से न सिर्फ आम जनजीवन में अफरा तफरी पैदा होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट खड़ा होगा। और इसी क्रम में भारत में अब यह साफ देखने लगा है कि अगर सरकार की ओर से जल्दी कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति जटिल हो सकती है। दरअसल युद्ध की आंच अब भारत में रसोई घर और व्यापार तक पहुंचने शुरू हो गई है। एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी तरल पेट्रोलियम गैस के मामले में भारत आमतौर पर आयात पर निर्भर है, खरीद के हम लोग काम चलाते हैं। यही वजह है कि हॉर्मुज समुद्री रास्ते से तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित होने के बाद भारत में अब एलपीजी की किल्लत का खतरा मंडराने लगा। कई राज्यों में रेस्टोरेंट और होटलों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में मुश्किल हो रही है और कीमतें भी तो बढ़ गई। साथ ही बाजार में खाने पीने की चीजों से लेकर अन्य सामानों की कीमतों में इजाफा की रफ्तार हो गई है। असली समस्या रसोई गैस और अन्य सामान की आपूर्ति है, जिसमें भारी कमी की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन रहा है और हालात यह है कि आने वाले दिनों में संकट गहराने की आशंका से ज्यादा लोग एहतियातन एलपीजी सहित अन्य सामान लेने के लिए कतारों में खड़े दिखने लगे। एक और जरूरत से ज्यादा खरीदारी और दूसरी ओर कारोबारियों की अवैध जमाखोरी या भंडारण की वजह से कालाबाजारी और महंगाई जैसे संकट के मद्देनजर सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा। मगर यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि रसोई गैस या फिर परिवहन इस हद तक नियंत्रित न हो कि इससे रोजमर्रा की अनिवार्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह भी देखने की जरूरत होगी कि अगर रूसी वस्तुओं की कमी का संकट गहरा है तो वैकल्पिक स्रोतों से उसे कैसे पूरा किया जाए। लापरवाही की परीक्षा। पिछले कुछ समय से हर क्षेत्र में डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे पारदर्शिता और विश्वसनीयता का एक उपयोगी माध्यम भी बताया जाता है। और मगर हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के गणित के प्रश्न पत्र में छपे एक क्यूआर कोड से परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारियों के बजाय ब्रिटेन के गायक रिक एस्टली के एक चर्चित गीत का वीडियो खुल जाने से कई सवाल उठे हैं। बीते 9 मार्च को हुई इस परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र की तस्वीर चर्चा में आई है, तो स्वाभाविक रूप से इसको लेकर चिंता जताई गई। क्यूआर कोड में किसी गीत का वीडियो खुलना निसंदेह लापरवाही का ही संकेत देता है। सवाल है कि समुचे प्रश्न पत्र को तैयार करते हुए जिस तरह हर बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, संबंधित क्यूआर कोड को लेकर भी सावधानी बरतना और जारी करने से पहले उसे एक बार जांच लेना जरूरी क्यों नहीं समझा गया है। हालांकि मामले की तूल पकड़ने के बाद सीबीएसई ने सफाई दी कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा में सेंध नहीं लगी, मगर क्या सीबीएसई इस बात से इनकार कर सकती है कि प्रश्न पत्र में क्यूआर कोड के मामले में जिस तरह की लापरवाही बरती गई उसकी वजह से सुरक्षा में सेंध लग सकती है। गौर करने वाली बात है कि परीक्षा देने गए विद्यार्थियों के सामने जब ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी तब उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी। आमतौर पर क्यूआर कोड के उपयोग के बाद इसमें किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अब इस समूचे मसले के सार्वजनिक चर्चा में आने के बाद परीक्षा के आयोजन और उसकी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। एक और डिजिटल इंडिया के नारे के समानांतर ज्यादातर क्षेत्रों में क्यूआर कोड के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इसमें आप देखते हैं बरती जाने वाली लापरवाही से लेकर इसके बेजा इस्तेमाल के बढ़ते मामले भी चिंताजनक हैं। ऐसी घटनाएं क्यूआर कोड की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती हैं और इसके उपयोग के संबंध में पर्याप्त सजगता, प्रशिक्षण और सावधानी के तकाजे को रेखांकित भी करती हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में का जो कवर है, पार्ट है, उसका कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।